हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी बाय VSR। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे इंडियन पॉलिटी भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत मौलिक अधिकार। दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, आपके लिए निःशुल्क यूट्यूब चैनल पर और रीजनिंग बिल्कुल फ्री, सबसे बेस्ट फैकल्टी के साथ। तो दोस्तों, हम आज स्टार्ट कर रहे हैं मौलिक अधिकार। ठीक है, तो सबसे पहले मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट। तो दोस्तों, संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्यों का, मौलिक अधिकारों का जो है वो उल्लेख हुआ है? तो संविधान के भाग 3 के अंतर्गत मौलिक अधिकारों का जो है वो उल्लेख हुआ है। भाग 3 में मौलिक अधिकारों का उल्लेख संविधान के किस भाग में हुआ है? तो भाग 3 में हुआ है। देवसन जी, गजब सर जी, थैंक यू। बंटी गुजर, हाजी सर। विशाल प्रजापति, धन्यवाद। भाटिया जी, दयाशंकर मीणा जी, गुड इवनिंग सर। लोकेश नागर साहब, गुड इवनिंग। तो हम बात कर रहे थे मौलिक अधिकारों की, और मौलिक अधिकारों के भाग 3 में, संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का जो है वो उल्लेख किया गया है, और इसे भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा भी दी गई है। भारत का मैग्ना कार्टा। मौलिक अधिकारों का उल्लेख संविधान के भाग 3 में, और इसे भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। इसके बाद ही आता है दोस्तों अनुच्छेद। तो किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख हुआ है? तो अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। तीसरी बात आती है, किस स्थान से लिया गया है? मौलिक अधिकारों को किस स्थान से लिया गया है? तो यह है अमेरिका से। अमेरिका संविधान से भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को जो है ग्रहण किया गया है, और भारतीय संविधान में अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक इसका उल्लेख किया गया है। और भाग की अगर बात करें तो भाग 3 में इसका उल्लेख हुआ है, और इसे भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा भी दी गई है। तो दोस्तों, मौलिक अधिकारों को के बारे में कहा जाता है कि ये न्यायोचित है, न्यायोचित है। तो न्यायोचित क्यों है? क्योंकि भारतीय संविधान में इनकी गारंटी दी जाती है। इसका मतलब क्या है? न्यायोचित भारतीय संविधान में इनकी गारंटी कैसे दी जाती है? तो दोस्तों, इसका मतलब है कि किसी भी व्यक्ति के यदि मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वे सीधे उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय कहीं पर भी जा सकता है। अब वो मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं उनके बारे में हम अभी पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले ये जानना जरूरी है कि भारतीय जो मौलिक अधिकार है वो न्यायोचित है। अर्थात किसी भी व्यक्ति के यदि मौलिक अधिकारों का अगर उल्लंघन होता है तो उसे अधिकार है कि वह सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है या उच्च न्यायालय में जा सकता है। तो किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय में जाएगा या उच्च न्यायालय में जाएगा? लेकिन किस अनुच्छेद के तहत जाएगा? यदि वह उच्चतम न्यायालय में जाता है, उच्चतम न्यायालय। तो किस अनुच्छेद के तहत जाएगा? अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 के तहत
प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार है कि यदि उसके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वह सीधे सर्वोच्च न्यायालय के अंदर अर्थात उच्चतम न्यायालय में जा सकता है। दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय एक ही चीज है, ठीक है। इसके बाद में अगर कोई व्यक्ति चाहता है तो वह उच्च न्यायालय में भी जा सकता है। तो उच्च न्यायालय में कैसे जाएगा, किस अनुच्छेद के तहत जाएगा, उच्च न्यायालय। तो अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 226 के तहत वह उच्च न्यायालय में भी जा सकता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, किसको मिटाएंगे। इसके बाद में जो मौलिक अधिकार है कौन कौन से हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों, भारत के मूल संविधान में सात मौलिक अधिकार थे। सात मौलिक अधिकार थे, वर्तमान में नहीं है। सात मूल संविधान में सात मौलिक अधिकार थे, लेकिन वर्तमान संविधान में 6 मौलिक अधिकार है। छब्बीस नवंबर 1949 को जो संविधान लागू हुआ उसमें 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन जो वर्तमान हमारा संविधान है इसमें 6 मौलिक अधिकार है। तो हम जानेंगे कि ये कौन सा मौलिक अधिकार था जो हटा दिया गया है। तो दोस्तों, वो है संपत्ति का अधिकार। कौन सा अधिकार, संपत्ति का अधिकार। को भारतीय संविधान में 44वें संविधान संशोधन 1978 में हटा दिया गया। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार है, वर्तमान संविधान में 6 मौलिक अधिकार है। और वो कौन सा हटा दिया गया, तो वो है संपत्ति का अधिकार। कब हटा दिया गया, 1978 में 44वें संविधान संशोधन हुआ, उसमें संपत्ति के अधिकार को हटाकर इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया। संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है। अतः वर्तमान संविधान में केवल 6 मौलिक अधिकार है और संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो किस अनुच्छेद के तहत बनाया गया, तो संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार अनुच्छेद 300 का के तहत, अनुच्छेद 300 का के तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया गया है। और इस मौलिक अधिकार को भाग 3 संपत्ति के अधिकार को भाग 3 से हटाकर भाग 12 में रख दिया गया है। संपत्ति का अधिकार संविधान में वर्तमान में भाग 12 में है और 300 का के तहत, अनुच्छेद 300 का के तहत इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया है। अब 7 मौलिक कर्तव्य कौन कौन से थे उनके बारे में देख लेते हैं।
फर्स्ट है समानता का अधिकार। समानता, सब में समानता रहेगी तो क्या रहेगी? स्वतंत्रता रहेगी। तो समानता के बाद स्वतंत्रता का अधिकार। पहला अधिकार समानता का अधिकार। यदि सब में समानता रहेगी तो सब में स्वतंत्रता भी रहेगी। ठीक है, अब सब में स्वतंत्रता रहेगी तो किसी का शोषण नहीं होगा। तो थर्ड पॉइंट हो जाएगा शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार। सब में समानता रहेगी तो सब स्वतंत्र रहेंगे, सब स्वतंत्र रहेंगे तो किसी का शोषण नहीं होगा, तो शोषण के विरुद्ध अधिकार। अब सबको शोषण किसी का शोषण नहीं होगा तो सबको क्या रहेगी? धार्मिक स्वतंत्रता रहेगी, अपने हिसाब से धर्म की उपासना कर सकेंगे। तो फोर्थ पॉइंट आ जाएगा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। नंबर 5, धार्मिक स्वतंत्रता रहेगी तो संस्कृति व शिक्षा का अधिकार। तो दोस्तों पहला मूलाधिकार समानता का अधिकार। यदि सब में समानता रहेगी तो सब में स्वतंत्रता रहेगी, सब अपना स्वतंत्रता से जीवन यापन करेंगे। स्वतंत्र रहेंगे तो किसी का क्या नहीं होगा? शोषण नहीं होगा। सबका शोषण नहीं होगा तो सब धार्मिक स्वतंत्रता, अपना जो धर्म है उसके अनुसार जिएंगे। संस्कृति, भाई पता है, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। नंबर 6 आता है संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार जो हमने अभी पढ़ा था, ये मूल जो संविधान है उसमें था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में इसे मूल संविधान से हटाकर मौलिक अधिकारों से हटाकर इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया अनुच्छेद 300 के तहत। और 7वां आता है अपने संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अभी किस अनुच्छेद के तहत आते हैं तो ये देख लेते हैं। समानता का अधिकार आता है अपने अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक। इसके बाद आता है स्वतंत्रता का अधिकार, यह आता है अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक। इसके बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से लेकर अनुच्छेद 24 तक। इसके बाद धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28 तक। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 29 से अनुच्छेद 30। और संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसके लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो संविधान के जो निर्माता थे, आधुनिक मनु जिसकी संज्ञा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को दी जाती है, उन्होंने संविधान का सबसे बेस्ट भाग जो है संवैधानिक उपचारों को लिए कहा
और संवैधानिक उपचारों के लिए संविधान की आत्मा कहा है। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा है। तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं, इसके बाद में इनके बारे में विस्तृत जानेंगे। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक। इसके बाद में आता है अपनी स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28 तक। और संस्कृति और शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 29 से लेकर अनुच्छेद 30 तक। संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 और संवैधानिक उपचारों का अधिकार है वो आता है अनुच्छेद 32 में। तो देखिए समानता का अधिकार, समानता का अधिकार किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है? अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक। तो समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 कहता है विधि के समक्ष, और अनुच्छेद 15 हमें कहता है कि लिंग जाति धर्म के आधार पर किसी से भेदभाव नहीं किया जाएगा। और अनुच्छेद 15 ही समानता के अधिकार में सबसे इंपॉर्टेंट है। चाहो तो मार्क लगा के लिख सकते हो। समानता के अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 15 से अगर क्वेश्चन बनेगा तो आर्टिकल 15 से ही क्वेश्चन बनेगा, 100% है। कैसे बनेगा? तो इसमें दोस्तों लिंग जाति धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। और इसी के तहत अनुच्छेद 15 के तहत ही सभी शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण का प्रावधान अनुच्छेद 15 लिंग जाति धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज है समानता के अधिकार पर जहां पर भी प्रश्न बनता है तो वह अनुच्छेद 15 पर ही बनेगा। तो इसमें है जाति धर्म के आधार पर किसी से भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण का जो प्रावधान है वह हमारा अनुच्छेद 15 ही करता है। शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण की व्यवस्था का प्रावधान हमारा अनुच्छेद 15 ही करता है। और अनुच्छेद 15 के तहत ओबीसी को आरक्षण, शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण 27% सीटें केंद्र सरकार की तरफ से और राजस्थान की सरकार की तरफ से भी शैक्षणिक संस्थानों में ओबीसी वर्ग के लिए 27% सीटें निर्धारित की गई है। वह किसके तहत की गई है? अनुच्छेद 15 के तहत, क्योंकि अनुच्छेद 15 ही उपबंध करता है कि शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण का प्रावधान है। एससी, एसटी, ओबीसी और जनरल में ईडब्ल्यूएस में 10% शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण की व्यवस्था अनुच्छेद 15 ही करता है। तो ओबीसी के लिए शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण का प्रावधान कब किया गया था? तो 93वें संविधान संशोधन 2005 के अंदर 93वां संविधान संशोधन हुआ। उसमें ओबीसी वर्ग के लिए 27% आरक्षण की व्यवस्था की गई अनुच्छेद 15 के तहत। ठीक है, 93वें संविधान संशोधन में और 2005 में कितने प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था किया गया? और शैक्षणिक संस्थानों में भी
कितना प्रतिशत, 10% जो है वो आरक्षण दिया गया। सबसे इंपॉर्टेंट है लिंग जाति धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होगा और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण का प्रावधान है अपना अनुच्छेद 15 करता है। ठीक है, इसके बाद में अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के अवसरों में समानता। अर्थात लोक नियोजन अर्थात सरकारी नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था का प्रावधान अनुच्छेद 16 करता है। सरकारी नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान कौन करता है? अनुच्छेद 16। ओबीसी वर्ग के लिए 27% पद रिजर्व और जनरल के लिए 10%, ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए 10% पद और ओबीसी के लिए 27% आरक्षण नौकरियों में जनरल, ओबीसी, एससी और एसटी में आरक्षण अनुच्छेद 16(4) के तहत लोक नियोजन के अवसरों में समानता के तहत दिया गया है। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये कंफ्यूज करता है अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16 ये कंफ्यूज करते हैं कि लिंग धर्म जाति के आधार पर भेदभाव नहीं। इसके तहत तो शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण का प्रावधान है, शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण का प्रावधान है और लोक नियोजन में अवसरों में जो समानता है इसके तहत सरकारी नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इसके बाद अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता। अस्पृश्यता का अंत। दोस्तों हमारा अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 17 तो दोस्तों ये कहता है कि किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा, किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। अगर होगा तो वह व्यक्ति कहाँ जा सकता है? सीधे सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है और उच्च न्यायालय में जा सकता है। मौलिक अधिकारों का अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का यदि हनन होता है तो उसे अधिकार है कि वह सर्वोच्च न्यायालय में भी जा सकता है अनुच्छेद 32 के तहत और उच्च न्यायालय में भी जा सकता है अनुच्छेद 226 के तहत। तो अस्पृश्यता दोस्तों, अस्पृश्यता शब्द को संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है कि अस्पृश्यता का अर्थ किस रूप में लिया जाएगा। इसके बाद अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। अर्थात कोई भी व्यक्ति जिसको उपाधि मिलती है वो उसका इस्तेमाल अपने नाम के साथ नहीं कर सकता। जैसे किसी व्यक्ति को पद्मश्री मिलता है तो वह नाम के आगे या नाम के पीछे पद्मश्री शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकता। अर्थात उपाधियों के अंत का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 18 में दिया गया है। समानता का अधिकार कंप्लीट आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 फर्स्ट है विधि के समक्ष सबको समान समझा जाएगा। लिंग जाति धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। लोक नियोजन के अवसरों में समानता होगी। अस्पृश्यता का अंत होगा और उपाधियों का अंत होगा। दूसरा आता है स्वतंत्रता का अधिकार। नंबर 2
स्वतंत्रता स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 22 पर। तो आर्टिकल 19 अनुच्छेद 19 कहता है स्वतंत्रता का अधिकार, ये भी अपना क्या है, एक मौलिक अधिकार है। और इसमें अनुच्छेद 19 कहता है कि सभी 6 मौलिक अधिकारों की सुरक्षा, सभी 6 मौलिक अधिकारों अनुच्छेद 19 सभी 6 मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है। इसके बाद आता है 20 और 21, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 को कभी भी स्थगित नहीं किया जा सकता। अन्य सभी मौलिक अधिकारों को देश में राष्ट्रीय आपातकाल, आंतरिक विद्रोह, बाह्य आक्रमण, किसी भी मतलब आंतरिक आक्रमण, इनके समेत सभी मौलिक अधिकारों को निरस्त किया जा सकता है। लेकिन आर्टिकल 20 अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 को कभी भी राष्ट्रीय आपातकाल हो, आंतरिक विद्रोह हो, आंतरिक उपद्रव हो, बाह्य आक्रमण हो, इनके दौरान भी अनुच्छेद 20 और 21 को स्थगित नहीं किया जाएगा। अदरवाइज सारे मौलिक अधिकारों को देश में आंतरिक आपातकाल के दौरान स्थगित किया जा सकता है, निरस्त किया जा सकता है। तो आर्टिकल अनुच्छेद 20 क्या है? अपराधों के संबंध में, अपराधों के संबंध में दोष सिद्धि, अपराधों के संबंध में दोष सिद्धि। और अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, अपने प्राणों की रक्षा का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 19 सभी 6 मौलिक अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करता है। अनुच्छेद 20 है अपराधों के संबंध में दोष सिद्धि, और अनुच्छेद 21 है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। और इसमें ही अनुच्छेद 21 का ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार। प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 20 और 21 किसी भी स्थिति में इनको स्थगित नहीं किया जा सकता। अपराधों के संबंध में दोष सिद्धि या संरक्षण, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार और प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 को राष्ट्रीय आपातकाल हो, आंतरिक विद्रोह हो, उपद्रव हो, बाह्य आक्रमण हो, तब भी इन्हें स्थगित नहीं किया जा सकता। अन्य सभी मौलिक अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है। इसके बाद में अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 अपना कहता है गिरफ्त कुछ दशाओं में गिरफ्तारी के संबंध में।
संरक्षण। स्वतंत्रता के अधिकार अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक अपना अनुच्छेद 19 कहता है कि सभी 6 मौलिक अधिकारों की सुरक्षा कौन किसके तहत होगी? अनुच्छेद 19 के तहत। अनुच्छेद 20 और 21 वेरी इंपॉर्टेंट, अपराधों के संबंध में दोष सिद्धि संरक्षण। अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार और 21 का प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार। और अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी के संबंध में निरोध संरक्षण। अब पढ़ेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार। तीसरा अपना आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार। यह आता है दोस्तों अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24। तो अनुच्छेद 23 कहता है ब्लाक व श्रम निषेध। और अनुच्छेद 24 बालकों के कारखानों में श्रम निषेध। अर्थात 14 साल से कम उम्र के बच्चे कारखानों में कार्य नहीं करेंगे। शोषण का अधिकार अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 23 कहता है ब्लाक एवं श्रम निषेध और अनुच्छेद 24 है बालकों के कारखानों में श्रम निषेध पर रोक। अर्थात 14 साल से कम उम्र के बच्चे कारखानों में कार्य नहीं करेंगे, चाहे वे भारतीय हो या फिर विदेशी हो, दोनों ही नहीं कर सकते। अर्थात ये मौलिक अधिकार भारतीय लोगों को और विदेश के लोगों को भारत में आकर जो कार्य करते हैं दोनों के लिए ही लागू होता है। दोस्तों लिंक को शेयर करो, लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, अधिक से अधिक शेयर करो। निःशुल्क आपके लिए लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। दोस्तों क्लास को अधिक से अधिक लाइक करो और शेयर करो। इसके कोई आपसे कोई किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं दिया जाएगा, बिल्कुल निःशुल्क है।
लाइक के बटन को प्रेस करो दोस्तों और लिंक को शेयर करो। अभी 10 मिनट क्लास और चलेगी, उसके बाद नेक्स्ट टाइम पे मिलेंगे। 10 मिनट क्लास और चलेगी और लिंक को अधिक शेयर करो और लाइक के बटन को प्रेस करो दोस्तों। निःशुल्क है, बिल्कुल निःशुल्क है, प्रेस करो, बिल्कुल निःशुल्क दोस्तों। चौथा मौलिक अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28 तक। तो अनुच्छेद 25 कहता है कि सभी व्यक्तियों को अधिकार है कि वह किसी भी धर्म को माने और किसी भी धर्म का प्रचार करे। तो किसी भी धर्म को माने और किसी भी धर्म का प्रचार करे, तो वहां पर आएगा अनुच्छेद 25, किसी भी धर्म को मानने, किसी भी धर्म को मानने व उसका प्रचार करने की स्वतंत्रता, उसका प्रचार करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 25 में भारतीय संविधान में यह व्यवस्था की गई है कि किसी भी व्यक्ति को अधिकार है कि वह किसी भी धर्म को माने, वह किसी भी धर्म को माने और किसी भी धर्म का प्रचार करे। दोस्तों लाइक करो, सब्सक्राइब करो। अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 26 में यह व्यवस्था दी गई है कि कोई भी व्यक्ति धार्मिक कार्य का प्रबंधन कर सकता है। तो धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 में ये व्यवस्था दी गई है अनुच्छेद 27। तो दोस्तों अनुच्छेद 27 अपना कहता है किसी भी धर्म की अभिवृद्धि के लिए समुदाय की स्वतंत्रता। और अनुच्छेद 28 कहता है कि सभी व्यक्तियों को अधिकार है, सभी व्यक्तियों को अधिकार है कि वह धार्मिक उपासना में उपस्थित होवे। किसी भी व्यक्ति को ये पूरा अधिकार है कि वह कहीं पर भी उसके धर्म की उपासना या जो वह धर्म मानता है तो उसकी उपासना में उसे उपस्थित होने का अधिकार है। तो अपने धर्म की उपासना में उपस्थित होने का अधिकार, अपने धर्म की उपासना में उपस्थित होने का अधिकार। दोस्तों धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार एक बार अच्छे से समझिए। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक आता है और ये कहता है अनुच्छेद 25 की किसी भी धर्म को मानने और उससे प्रचार करने की स्वतंत्रता है। तो भारत का कोई भी व्यक्ति अपने धर्म के प्रचार कर सकता है और
उसको स्वतंत्रता है, कोई सा भी धर्म ग्रहण कर सकता है और उसका प्रचार कर सकता है, इसकी उसे पूरी स्वतंत्रता है, कोई भी धर्म ग्रहण कर सकता है। अनुच्छेद 26 कहता है कि धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, सबको अधिकार है कि धार्मिक कार्यों की का प्रबंधन कर सकता है, कोई भी ट्रस्ट बना सकता है और उसके अकॉर्डिंग कार्य कर सकता है। अनुच्छेद 27 कहता है किसी भी धर्म में अभिवृद्धि समुदाय की स्वतंत्रता दी गई है, और अनुच्छेद 28 कहता है किसी भी धर्म की उपासना में उपस्थित होने का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति कहीं पर भी, शैक्षणिक संस्थान हो या फिर कुछ भी हो, अपने धर्म की अगर वहां उपासना होती है तो उसे अधिकार है कि वो उपासना में शामिल हो जाए। नंबर 5, संपत्ति और शिक्षा का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 धार्मिक स्वतंत्र, संस्कृति और शिक्षा के जो अधिकार है उनके बारे में दिया गया है। अनुच्छेद 19 कहता है कि अल्पसंख्यकों की शिक्षा, अल्पसंख्यकों की शिक्षा भाषा, लिपि की रक्षा। और अनुच्छेद 30 कहता है प्रशासन, शिक्षा में अल्पसंख्यकों का अधिकार। छह नंबर, संपत्ति का अधिकार। वर्तमान में इसे मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है। अनुच्छेद 31 के अंतर्गत आता था। संविधान के भाग 3 में, भाग 3 और से हटाकर इसे भाग 12 में भेज दिया गया और अनुच्छेद 300 के तहत इसे मौलिक अधिकार की जगह कानूनी अधिकार बना दिया गया। मौलिक अधिकार की जगह इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया है। संपत्ति का अधिकार अधिनियम 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में इसे मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 300 के तहत इसे कानूनी अधिकार दे दिया गया है। वर्तमान भारतीय संविधान में 6 मौलिक अधिकार है और मूल संविधान की अगर बात करें तो उसमें 7 मौलिक अधिकार थे। लास्ट और सब 7वां मौलिक अधिकार संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे
संविधान की आत्मा कहा है? संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है और संवैधानिक उपचारों के तहत ही हम मौलिक अधिकारों के हनन पर सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में जा सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत और उच्च न्यायालय में अनुच्छेद 226 के तहत। मौलिक अधिकार प्लस नीति निर्देशक तत्व। तत्वों को संविधान का दार्शनिक भाग भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, मौलिक अधिकार हमारा खत्म हुआ। इसके बाद में आपसे परिचित करवा दूं रीजनिंग के सर आत्मा राम जी नागर। दोस्तों डेली 6 बजे से 7 बजे तक निःशुल्क रीजनिंग की सबसे बेस्ट क्लास स्पेशल रीजनिंग स्पेशल सर के साथ। नमस्ते दोस्तों, कल ये अपने पासा खत्म हो गए, कल नया टॉपिक चलेगा और कल टॉपिक रहेगा रिश्ता परीक्षण। थैंक यू। अब ज्योग्राफी के सर से भी आप दोस्तों ये है AR नागर सर, आपको पढ़ाएंगे रीजनिंग। ये है नरेश सर, आपको पढ़ाएंगे इंडियन पॉलिटी। और मैं विजय सर, आपको पढ़ाऊंगा राजस्थान का भूगोल। और यदि आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो दोस्तों कमेंट करें और लिंक को अधिक से अधिक शेयर करें। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो दोस्तों सब्सक्राइब करें और लाइक के बटन को प्रेस करना नहीं भूलें। आज के लिए इतना ही काफी दोस्तों, फिर मिलते हैं कल इसी टाइम पर। आपको चैनल के माध्यम से समय बता दिया जाएगा और आज के लिए इतना ही काफी है दोस्तों। थैंक यू। थैंक यू।